व्हाइट ब्रिज हिल्स टाउन नेम। व्हाइट ब्रिज हिल्स के एक छोटे से गांव के मार्केट में बनी एक फूलों की दुकान पर किसी दादी माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दादी, अयांश, तूने अगर फिर से फूलों को फ्री में बच्चों में बांटा न तो देखना तुझे मैं रात भर घर से बाहर रखूंगी। आयांश फूलों के गुलदस्तों के गोल गोल अपनी दादी से भागते हुए कहता है। अयांश अपने कान पकड़कर एक क्यूट सा मुंह बनाते हुए, दादी माँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना। और आपको पता है मैंने फ्री में नहीं दिए फूल बच्चों को। मैंने उनसे भी कुछ बदले में लिया फिर मैंने उन्हें फूल दिए। दादी माँ यांश की बात सुनकर अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, और क्या लिया है तूने उनसे बदले में? दादी माँ की बात सुनकर यांश मुस्कुराते हुए वही खड़े होकर कहता है, अगर आप मुझे डांटेंगी नहीं तब मैं आपको बताऊंगा। प्रॉमिस करो पहले। ऐसा कहकर वो अपनी पिंकी फिंगर आगे कर देता है। दादी भी एक हार मानकर अपनी पिंकी फिंगर आगे करके प्रॉमिस कर देती है। प्रॉमिस होते ही अयांश तुरंत वहां से बाहर आता है और दुकान के बने एक कोने में जाकर एक बॉक्स ले आता है। दादी माँ उससे कहती है, ये क्या है अयांश? अयांश एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, बस अब देखना आप। ऐसा कहकर अयांश बॉक्स खोलता है और दादी में झुककर उसके देखती है और फिर तुरंत गुस्से से अयांश की तरफ देखकर अपने दांत की किटाते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती है, अयांश, तुम। जब तक वो आगे कुछ कह पाती कि तब तक अयांश दुकान से बाहर कूदकर भाग जाता है। दादी माँ उसको भागता देखकर उसके पीछे आती है और उसके पीछे भागते हुए कहती है, अयांश वही रुक जाओ, आज तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इधर अयांश भागते हुए मार्केट की सभी आंटियों के पीछे जाकर छुप कर कहता है, शर्मा आंटी मुझे बचाओ। दादी फिर मुझ पर गुस्सा हो गई। शर्मा आंटी हंसते हुए कहती है, अयांश, अब क्या कर दिया तुमने? अयांश उनके पीछे छुपे कहता है, कुछ नहीं किया। सच्ची में आंटी जी। अयांश की बात सुनकर शर्मा आंटी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हारी दादी ऐसी ही तुम्हारे साथ मैराथन दौड़ रही है। अयांश उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका? अयांश का सवाल सुनकर शर्मा आंटी सामने उंगली दिखाते हुए कहती है, वो देखो, तुम्हारी दादी दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ ही आ रही हैं। शर्मा आंटी के कहते ही अयांश सामने देखता है तो तुरंत वहां से भागते हुए कहता है, आह, ये दादी कब मैराथन रनर बन गई। बाय शर्मा आंटी प्लीज दादी को रोक लेना जब तक मैं आपके बंटी और संटी के साथ मैच खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वहां दादी जी आ जाती है और शर्मा आंटी से कहती है, बंटी की मम्मी ये अयांश कहाँ गया? अभी तो यही था, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? शर्मा आंटी दादी जो को अपनी दुकान के एक चेयर पर बैठाते हुए कहती है, आप पहले आराम से बैठिए। देखिए कितना पसीना पसीना हो गई हैं आप। दादी जी कहती है, वो तो होना ही पड़ेगा बंटी की अम्मा। पता भी है अयांश कितना मस्तीखोर है। शर्मा आंटी सामने चेयर पर बैठते हुए कहती है, अब बच्चा है मस्ती तो करेगा ही। अब हमारे बंटी और संटी को ही देख लीजिए, दिन भर लड़ते रहते हैं। उनकी बात सुनकर दादी एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है बंटी की अम्मा, पर अयांश, अयांश लोगों से अलग है। उसे लड़ना ही नहीं आता है, वो इतना ज्यादा मासूम है कि किसी की भी बातों में आ जाता है। अभी तो मैं हूं पर अगर मुझे कुछ हो गया तो अयांश का क्या होगा? इस पूरी दुनिया में अगर उसका कोई है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। शर्मा आंटी दादी जी की बात समझते हुए कहती है, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, पर आयंश को आप इतना भी कमजोर मत समझो, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। अब देखो उसने स्टेट लेवल माथा ओलंपियड्स जीते। बहुत समझदार है वो। दादी माँ कहती है, वो ठीक है पर असली दुनिया बहुत ही क्रूर है। वो मेरे भोले अयांश को ऐसे जीने नहीं देंगी। इसीलिए मैं उसे हर वक्त कहती हूँ कि लोगों की बातों में मत आया कर। पर देखो, वो मेरी बात सुनता कहाँ है। दादी माँ की बात सुनकर शर्मा आंटी कहती है, वैसे आज क्या कर दिया हमारे अयांश ने? शर्मा आंटी की बात सुनकर दादी में अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स शर्मा आंटी के हाथों में दे देती है और कहती है, इसे एक बार खोलो खुद समझ आ जाएगा। दादी की बात सुनकर सनी बॉक्स को खोलती है तो हंसते हुए कहती है, ये कागज की तितलियां, ये इसमें क्या कर रही हैं?
दादी जी अपने सर पर हाथ रख कर कहती है, मैंने इसे आज सुबह कहा था कि आज तेरी छुट्टी है स्कूल की, तो आज सुबह तू फूलों की दुकान पर बैठ जा, तब तक मैं दूसरा काम कर लूंगी। पर देखो, उसने पैसे लेने की जगह ये कागज के बनी तितलियां ले ली। और जब मैंने पूछा तो कहता अंडरस्को फ्लैशबैक अंडरस्को। दादी माँ गुस्से से कहती है, अयांश तुमने कहा कि तुमने उन बच्चों से फूलों के बदले कुछ लिया है, पर ये तो कागज की तितलियां हैं। अयांश प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, वही तो दादी माँ, वो बच्चे अपनी स्कूल टीचर के लिए कुछ फल लेने आए थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने भी पहले मना कर दिया। पर मेरे ऐसा कहने से वो सब बहुत ही उदास हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इन फूलों के बदले कुछ चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सोचा और अपने बैग से बहुत सारी कागज की तितलियां निकालते हुए मुझसे कहा, भैया भैया, ये हमें स्कूल की आर्ट वाली टीचर ने बनाना सिखाया है, तो हमें आपको फूलों के बदले तितलियां दे देंगे। आप लोग न। उद्धरण चिन्ह। उनकी इतनी प्यारी बातें सुनकर मेरा भी दिल पिघल गया, तो मैंने भी हाँ कर दी और फूलों के बदले तितलियां ले ली। है न समझदारी वाली बात। आखिर फूलों के पास तितलियां ही तो होती हैं। फ्लैशबैक एंड्स अंडरस्को। दादी जी की बात सुनकर शर्मा आंटी जोर से हंसने लगती हैं। शर्मा आंटी को मुस्कुराता देखकर दादी जी गुस्सा करते हुए कहती हैं, ओए बंटी की अम्मा, अब हंसना बंद कर, वरना आज की बैठक में तेरी सारी पोल खोल दूंगी औरतों के सामने। दादी जी की बात सुनकर शर्मा आंटी अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। दादी जी कहती है, हनन, समझदार हो। इधर अयांश अपने दोस्त बंटी संटी और श्री के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो सब इतनी देर से खेल रहे थे कि अब थक कर नीचे घास में लेट जाते हैं। श्री अयांश से कहता है, ओ अयांश, तूने उस ऑफर के बारे में क्या सोचा? अयांश उसे कहता है, किस ऑफर के बारे में कह रहा है तू? श्री कहता है, अरे वही जो तुझे स्नेलेक सिटी से आया है, उनके इंटरनेशनल स्कूल से सीनियर हाई स्कूल पढ़ने का। श्री की बात सुनकर अयांश उठकर बैठ जाता है। उसको उठता देख वो तीनों भी उठकर उसके पास ही बैठ जाते हैं। अयांश को कुछ न कहते देखकर बंटी कहता है, मैंने कहा था ना दोस्तों, अयांश नहीं एक्सेप्ट करने वाला वो ऑफर, क्योंकि अयांश की दादी उसे कभी भी वहां जाने नहीं देगी। बंटी की बात सुनकर वो संटी और श्री दोनों अपन सर हाँ में हिलाने लगते हैं, पर तभी अयांश अपनी जगह से उठकर खड़े होकर उन तीनों को कहता है। अयांश आत्मविश्वास के साथ कहता है, नहीं, मैंने वो ऑफर एक्सपेक्ट कर लिया है। अयांश की बात सुनकर वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत वो भी खड़े होकर अयांश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चलो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीव्यू अंडरस्को। दादी, दादी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा? अयांश अपनी खून से लथपथ दादी को पकड़े हुए कहता है। उसकी आंखों से आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये उसके सामने जो भी हो रहा है वो सच है या सपना। अब आगे अंडरस्को। अयांश की बात सुनकर वो तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत वो भी खड़े होकर अयांश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तू पागल तो नहीं हो गया है ना? तू जानता है न कि तेरी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेरा उस शहर के बारे में बात करना भी। वो तुझे कभी भी यहाँ से नहीं जाने देगी। अयांश आत्मविश्वास से कहता है, नहीं, इस बार मैं उन्हें मना ही लूंगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो शायद आपके आपने को दुख पहुंचाए। मैं जानता हूँ कि दादी माँ को मनाना मुश्किल होगा, पर मैं उन्हें मना कर रहूंगा। अयांश की बात सुनकर वो तीनों जोश से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये हमारा अयांश बड़ा हो गया है। ऐसा कहकर वो सब अयांश को छेड़ने लगते हैं। तभी श्री कहता है, क्यों ना इसी बात पर एक और राउंड खेल के? श्री की बात सुनकर वो सब रुक जाते हैं और फिर वापस जोर से खुशी में चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ। शाम के समय अंडरस्को। दादी पूरे घर में घूमते हुए अयांश के घर आने का इंतजार कर रही थी। दादी माँ घड़ी में समय देखते हुए कहती है, ये लड़का आज फिर से लेट आएगा घर, और फिर बोलेगा कि दादी माँ आपने खाना ठंडा कर दिया। आने यो, आज इसे बताती हूँ। दादी माँ थक जाती है यो, वो सोफे पर बैठकर एक बक्से को पकड़े हुए कहती है, आज मैं अयांश को ये डायरी दे ही दूंगी। अब 17 साल का हो गया है, इतना बड़ा तो है कि वो इस डायरी को समझ पाएगा।
दादी जी एक मोटी सी डायरी को पकड़े अपने सीने से लगाकर कहती हैं, हाव्य, तुम्हारा बेटा आज तुम्हारे बारे में जानेगा, समझेगा का दादी ने जो बात अभी तक छुपा कर रखी है वो क्यों रखी है। हाव्य नाम लेते ही दादी जी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और तभी उनके कानों में मीठी सी आवाज सुनाई पड़ती है, मम्मी, सॉरी ना, अब से मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। आप मेरी प्यारी मम्मी हो ना, मेरी क्यूट सी प्रिंसेस। ऐसे ही उनके कानों में हंसने और खिलखिलाने की आवाजें गूंजने लगती हैं कि तभी उन्हें घर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। आवाज आते ही वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेती हैं और डायरी को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगती हैं कि तभी उन्हें सामने बैग रखा हुआ दिखता है, तो वो डायरी को जल्दी से बैग में रखकर बैग की चेन लगा देती हैं। वो ऐसा करके पलटती ही है कि सामने अयांश खड़ा नजर आता है। अयांश जल्दी से आकर अपनी दादी को गले लगा कर कहता है, सॉरी दादी माँ, आपको बहुत परेशान करता हूँ ना मैं। दादी माँ अयांश का चेहरा अपने हाथों में लेती हैं और अपने हाथों से अयांश के बालों को संवारते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, पर बेटा अयांश, तुम्हें इतनी जल्दी किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। पता ये दुनिया कितनी ज्यादा बुरी है। तुम जैसे प्यारे और मासूम के लिए ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अयांश अपनी दादी माँ की बात सुनकर एक क्यूट सी स्माइल एक साथ कहता है, नहीं दादी माँ, आपके अयांश इतना भी मासूम नहीं है। वो सबको धूल चक्का देगा, कोई उसे पंगा ले ही नहीं सकता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गेट पर नॉक होने की आवाज सुनाई पड़ती है। अयांश कहता है, आप यही रुकिए, मैं जाता हूँ। दादी माँ अयांश को रोकते हुए कहती है, नहीं रुको, इतनी रात को तुम्हारा दरवाजा खोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर वो गेट खोलती है तो सामने पड़ोस की आंटी खड़ी हुई थी, वो दादी जी से कहती है, अरे अयांश की दादी, कब से गेटवा बजाए रहे हैं पर आप तो बाहर ही नहीं आवत हो। दादी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे त्रिपाठी जी, माफ कर दीजिए, बस अब आ गए हैं, आइए अंदर आकर बात करते हैं। त्रिपाठी जी अपने हाथ में पकड़ा एक लिफाफा दादी के हाथों में देते हुए कहती है, अरे अभी नहीं, मीना के पापा रोटी का इंतजार करते होंगे। हमने कान से मीना के कहा कि जाओ तनिक जाकर जे लिफाफा अयांश को दे आओ, 2 दिन पहले आया था, तब आप दुकान पर थी तो हमने जरूरी समझ एक उठा लिया था। दादी लिफाफा देखते हुए कहती है, और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। तो कल मिलते हैं महिला मंडल में। त्रिपाठी जी कहती हैं, जी जी कल मिलते हैं, और ये नदी के वहाँ की लाइट सही काम रबाने का कहेंगे हम। जब देखो तब वहाँ की लाइट खराब हो जात हैं। चलिए अब हम चलत हैं, वरना मीना के पापा इते ही आ जाएं रोटी काज। ऐसा कहकर त्रिपाठी जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही दादी जी हंसते हुए गेट लगा देती हैं और लिफाफा खोलने लगती हैं। जैसे ही वो लिफाफे के अंदर का कागज निकालती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं, और जैसे जैसे वो उसे पढ़ना शुरू करती हैं वैसे वैसे उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आना शुरू हो जाते हैं। अपनी दादी को गुस्से में देखकर अयाश उनके पास जाता है और उन्हें कहता है, दादी, दादी माँ क्या हुआ। दादी माँ कड़क आवाज में कहती है, अयांश क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझसे बिना पूछे स्नेलेक सिटी के स्कूल में जाने का फॉर्म भरा है। अयांश अपनी दादी की बात सुनकर डर जाता है और अपना सर नीचे झुका लेता है। अयांश को कुछ न कहते देखकर दादी माँ और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से से उस कागज को जमीन पर फेंक देती है। दादी माँ आगे कहती है, अयांश तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यही पढ़ोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दादी की बात सुनकर अब अयांश से सहन नहीं होता तो वो गुस्से से कहता है, क्यों 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 दादी माँ, क्यों आखिर क्यों, मैंने अपनी मर्जी से कोई डिसीजन क्यों नहीं ले सकता हूँ। अगर आप मुझे बाहर जाकर कुछ करने ही नहीं दोगे तो मेरा पढ़ने का क्या फायदा है, ये सामने टंगे मेडल्स उनके क्या करूँ मैं। दादी अपना टेढ़ा करके कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम कहीं नहीं जाओगे और इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। अयांश तेज चिल्लाते हुए कहता है, नहीं दादी माँ, इस बार मैं भी अपनी जिद पर हूँ, मैं भी स्नेलिक सिटी के स्कूल में जाऊंगा। मैं भी आगे बढ़कर बहुत सारा पैसा कमाकर आपको और खुद को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक सारे ऑफर्स को बाहर से और विदेश से आए सबको इनकार कर दिया, सिर्फ इस छोटे से गांव में पढ़ने के लिए।
नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं बाहर जाकर ही पढ़ाई करूंगा। अयांश की बात सुनकर दादी माँ गुस्से से अयांश के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मार देती है, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि उनसे अभी क्या हुआ। इधर अयांश ने पहली बार अपनी दादी के हाथ से थप्पड़ खाया था, जिसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गेट खोलकर अपनी साइकिल उठाता है और वहां से चला जाता है। अयांश के जाते ही दादी में उसके पीछे पीछे गेट के पास आती है और अयांश को तेज तेज आवाज लगाना शुरू कर देती है। दादी माँ, अयांश, अयांश, रुको अयांश। दादी माँ आवाज लगा ही रही होती है कि तभी बिजली कड़कने की आवाज उन्हें सुनाई पड़ती है। दादी माँ आसमान में देखते हुए कहती है, लगता है बरसात होने वाली है। पर अयांश तो बिन छाते के गया है। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, वरना वो भीग जाएगा। और उसे सर्दी भी बहुत जल्दी लगती है। ऐसा कहकर वो पास रखा छाता उठाती है और घर का गेट लगाकर अयांश को ढूंढने निकल पड़ती है। वो रोड आप हर जगह अयांश को आवाज लगाए जा रही थी, पर उन्हें अयांश कहीं भी नजर नहीं आता है और तभी बरसात शुरू हो जाती है। प्रीव्यू अंडरस्कोर। दादी अयांश को पूरे गांव में ढूंढ लेती है, पर उन्हें अयांश कहीं नजर नहीं आता। पर तभी वो नदी के वहां आती है तो उन्हें दूर सड़क के पार नदी के किनारे बैठा अयांश नजर आता है। वो तुरंत उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगती है कि तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। दादी माँ चिल्लाते हुए, अयांश। प्रीव्यू एंड्स हियर अंडरस्कोर। दादी माँ जैसे ही वो लिफाफा खोलकर पढ़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये सब क्या है। वो तुरंत अयांश की तरफ मुड़कर गुस्से से कहती है, पर अयांश भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और घर से भाग जाता है। जब दादी माँ उसके पीछे जाकर देखती है तो तब तक अयांश बहुत दूर तक जा चुका होता है। दादी माँ जैसे ही बाहर जाती है तो बिजली कड़कने लगती है तो उन्हें अयांश की टेंशन होने लगती है और वो छाता लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब आगे अंडरस्कोर। दादी माँ आवाज लगाते हुए कहती है, अयांश तुम कहाँ हो बेटा? दादी माँ को माफ कर दो। दादी सच्ची में बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तुम अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं जानते हो। वापस आ जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे बिना मर जाएगी। तभी उन्हें नदी के किनारे अयांश की साइकिल नजर आती है और वो रोड पर भागते हुए उस तरफ आने ही लगती है कि तभी सामने से एक ट्रक आता है और एक जोरों की टक्कर दादी माँ को लगती है। दादी माँ की चीख बहुत तेज थी, जिसे अयांश को वहां पर बैठा हुआ था उसके कानों में भी गई थी। वो जैसे ही अपन सर पलटकर रोड की तरफ देखता है तो उसे वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई नजर आती है। अयांश को बरसात के समय रोड पर इतनी भीड़ देखकर हैरानी होती है तो वो उठकर रोड की तरफ आने लगता है। लोगों की भीड़ की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी उसे किसी का हाथ नजर आता है जो खून में सना हुआ था। अयांश ये देखकर पहले बहुत ज्यादा डर जाता है, पर तभी उसे उस खून से सने हुए हाथों में एक ब्रेसलेट बंधा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर अयांश के पूरे शरीर में एक करंट दौड़ जाता है। अयांश तुरंत भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगता है। अयांश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। उसकी आंखें बस सामने की ओर देखे जा रही थी। वो बिना किसी की कुछ बात सुन बस अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहा था, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो तुरंत जमीन में घुटनों के बाल गिर जाता है और अपने पैरों से घिसते हुए ही उनके पास आकर अपनी दादी के सर को अपने पैरों पर रखकर रोते हुए कहता है। अयांश रोते और अटकते हुए कहता है, दादी, दादी माँ, ये सब एक झूठ है ना? मैं सपना देख रहा हूँ ना? अयांश अपनी दादी को पकड़े रोए जा रहा था और बरसात का पानी उसे कोई हल्का करने का काम नहीं कर रहा था। दादी के शरीर से निकलता हुआ खून बरसात के पानी में मिलकर बहे जा रहा था। अयांश की आंखों और नाक से पानी निकलकर नीचे किसी टूटे दिल की तरफ बिखर रहा था। अयांश को रोते देखकर दादी दर्द भरी मुस्कान के साथ अपने खून से सने हाथों को अयांश के चेहरे पर रख कर कहती हैं, दादी जी, अयांश बेटा, दादी बिल्कुल ठीक हैं। दादी के साथ जो भी हुआ है वो दादी के बुरी करने की सजा है। दादी की बातों को सुनकर अयांश रोते हुए कहता है, नहीं, बस चुप हो जाओ आप, बोलना बंद करो। ऐसा कहकर अयांश आसपास खड़े लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, आप सब अपने फोन का इस्तेमाल वीडियो बनाने में नहीं, मेरे दादी की मदद करने में इस्तेमाल करें। प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए।
प्लीज मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। अयांश की ऐसी हालत देखकर दादी माँ अयांश का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करके कहती है, अयांश, मैंने कहा यहाँ देखो, अब से तुम्हें स्ट्रांग बनकर रहना होगा। अब दादी तुम्हें ऐसी लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी मेरे प्यारे बच्चे। और दादी को माफ कर दो मेरे बच्चे। दादी कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी। दादी बस तुम्हें प्रोटेक्ट। ऐसा बोलते बोलते उनके मुंह से खून निकलने लगता है तो अयांश उन्हें रोकते हुए कहता है, दादी नहीं, बस बोलना बंद कर दीजिए, हमें बाद में बात कर लेंगे ना। आप पहले ठीक ही जाओ, हम फिर ढेर सारी बातें करेंगे। दादी माँ अपने एक हाथ से अयांश का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए अटकते हुए कहती है, बच्चा, मुझे मार कर दो, मैं इसे आगे वो कुछ कह पाती कि उनका हाथ अयांश के हाथों से छूटकर नीचे सरक जाता है। अपने हाथ से दादी का हाथ छूटते देख अयांश पागल सा हो जाता है। वो वापस अपनी दादी का हाथ टाइट पकड़ लेता है और अपने आंसू पोंछकर एक स्माइल के साथ कहता है, देखो देखो, देखो ना दादी माँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आप बोलती थी ना कि मेरा अयांश मुझे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराते हुए अच्छा लगता है। तो देखो आपका अयांश कैसे मुस्कुरा रहा है। अयांश के बार बार बोलने के बाद भी जब दादी माँ हिलती तक नहीं है तो अयांश उन्हें हिलाते हुए कहता है, दादी माँ, अब आप ये मजाक करना बंद करो ना। मेरा दिल जो है न वो न पता है वो न अब टूट रहा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहां पर दो आदमी आकर अयांश के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, प्लीज आप हट सकते हैं, हमें बॉडी के हॉस्पिटल ले जाना होगा। अयांश अपनी दादी के लिए बॉडी वर्ड सुनकर गुस्से से फट पड़ता है और उन दोनों आदमियों को तेज धक्का देते हुए चिल्लाकर कहता है। अयांश बड़ी बड़ी लाल आंखों के साथ कहता है, दूर रहो मेरी दादी माँ से। मेरी दादी माँ का नाम है, उन्हें बॉडी बोलना बंद करो। अयांश जब इतनी तेज आवाज में और चिल्लाते हुए पीछे देख कर उन सभी लोगों को कहता है तभी अचानक बिजली कड़कती है और बिजली की रोशनी में अयांश बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सभी लोग उसको ऐसे देखकर वहां से 2 कदम पीछे ही जाते हैं। अयांश ऐसा कहकर तुरंत अपनी दादी माँ को अपनी बाहों में समेट लेता है पर तभी उसे एहसास होता है कि दादी माँ की बॉडी में जान ही नहीं बची है, उनकी बॉडी को बहुत सी हड्डियां टूट चुकी हैं। ये एहसास होते ही वो फिर से दर्द और गुस्से में बौखलाने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचते हुए चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं, ये पक्का सपना है। मेरी दादी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अयांश ऐसा कह ही रहा होता है कि वो दो आदमी अपने कीट से एक इंजेक्शन निकालते हैं और अयांश की गर्दन पर लगा देते हैं। इंजेक्शन का असर कुछ ही सेकंड में शुरू हो जाता है और अयांश अपनी दादी को पकड़े पकड़े रोते हुए ही बेहोश हो जाता है। अयांश के बेहोश होते ही वो दोनों आदमी आकर दादी जी को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और साथ में अयांश को भी। प्रिय वो अंडरस्को, तो तुम ही हो अयांश ओबरॉय। अयांश एक बूढ़े से आदमी की बात सुनकर बिना इच्छा से कहता है, जी नहीं, मेरा नाम अयांश बजाज है, कोई ओबरॉय नहीं। वो बूढ़ा सा आदमी कहता है, नहीं तुम ही हो अयांश ओबरॉय, मेरे पोते। अयांश उनकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और गुस्से से कहता है, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी मजाक करेंगे और मुझे हंसी आ जाएगी? मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी दादी माँ के साथ कुछ और समय बिताना चाहता हूँ। वो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं तुम ही हो मेरे पोते, और तुम अभी की अभी मेरे साथ स्नेल की सिटी चल रहे हो, अब से तुम वही रहोगे और वही पढ़ोगे। प्राइवू एंड्स हियर। अपनी दादी को खून से लथपथ देखकर अयांश जैसे पागल सा हो जाता है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर अपने घुटनों को घिसते हुए जल्दी से अपनी दादी के पास आकर अपनी दादी माँ कर सर अपनी गोदी में रखकर रोते हुए उन्हें देखने लगता है। अयांश की दुनिया एक झटके में इस बरसात की तरह ही जमीन पड़ी हुई थी। अब आगे अंडरस्को मॉर्निंग एट 6 अंडरस्को। अयांश अचानक तेज आवाज में चीलते हुए बेड से उठता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अयांश हौंफते हुए सामने की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा होता है तभी उसके बेड के आसपास लगा पर्दा हट जाता है और वहां पर श्री बंटी और संटी खड़े हुए थे।
वो तीनों तुरंत अयांश के पास आकर उसे कहते हैं, अयांश, क्या तू ठीक है? क्या हुआ, तू इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्लाया? अयांश उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखता है और घबराए आवाज में कहता है, मैंने मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि दादी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। अयांश की बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और शांत होकर बंटी अपनी जेब से रुमाल निकाल कर अयांश के माथे पर आया पसीना पोंछने लगता है। इधर अयांश उन तीनों से कोई जवाब की आशा कर रहा था या फिर मजाक बनाने की, पर उन तीनों को शांत देखकर वो तुरंत बंटी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम तीनों इतने शांत क्यों हो? तुम्हें तो कहना चाहिए न हमेशा की तरह कि क्यों अयांश तू एक सपने लो लेकर बैठ गया। ये सब बोलो ना, कुछ तो बोलो। अयांश की बात सुनकर वो तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तीनों सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों को ऐसे देखकर अयांश का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने घर पर नहीं है। वो तुरंत अपने बेड से उठने लगता है तो उसे अपने हाथों पर बॉटल चढ़ते हुए नजर आती है। अयांश इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने हाथों में लगी सुई को झटके से निकाल देता है और बेड से उठने लगता है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अयांश को फिर से अपना होश खोते देखकर वो तीनों डर जाते हैं और उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर अयांश किसी की भी सुनने के कोई मूड में नहीं होता। अयांश गिरने के बाद फिर से बेड पकड़कर उठता है और उठकर तुरंत अपने आसपास देखने लगता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल में है। अयांश आगे बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे चलते चलते भागना शुरू कर देता है। अयांश को ऐसा करते पूरा हॉस्पिटल देख रहा था। उसको भागते देखकर उसके तीनों दोस्त उसके पीछे भागने लगते हैं, पर अयांश तो जैसे ये सब छोड़कर बस अपनी दादी माँ के पास जाना चाहता था। अयांश भागते भागते हॉस्पिटल के एंट्रेंस के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लगता है तो उसे सब आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। सबकी नजर उसके ऊपर थी, जिसे अयांश का सर चकराने लगता है। तभी वो अचानक घुटनों के बाल नीचे गिर जाता है और अपना सर पकड़कर जोर जोर से सांसें लेने लगता है। अयांश की आंखों के सामने अब वो सब कुछ आने लगता है जो पिछली रात को उसके साथ हुआ। एक एक करके सभी यादें ताजा हो रही थी। अयांश की बॉडी अचानक कांपने लगती है। उसको अपने आसपास खून से लथपथ अपनी दादी नजर आती है तो वो तुरंत उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ जाता है। अयांश उन्हें छू पाता कि उससे पहले ही वो गायब हो जाती है और अयांश के हाथों में बस खून खून रह जाता है। अयांश की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब वो हेल्यूसिने होने लगा था। उसकी आंखें बंद होने ही लगी थी और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि अचानक कोई आकर उसे पकड़ लेता है। अयांश को महसूस तो होता है कि किसी ने उसे थामा हुआ है, पर अब उसको आंखें बंद होने लगती हैं जिससे उसे सब धुंधला धुंधला नजर आता है। वो लड़का अयांश को पकड़कर अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे लेकर खड़ा हो जाता है कि तभी वहां पर एक आधी उम्र का आदमी आकर उस लड़के को कहता है, युवराज बाबा, आपको ऐसे ही किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके पिता ने देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। युवराज उनकी बात सुनकर कहता है, तो उसे मुझे क्या मतलब मुंशी जी? बुरा उनको लगेगा पर मुझे तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। युवराज ऐसा कहकर आगे बढ़ जाता है कि तभी वहां पर भागते भागते अयांश के दोस्त आ जाते हैं और अयांश को किसी की गोदी में देखकर कहते हैं, जी आपने अयांश को ऐसे। वो आगे कुछ कह पाते कि युवराज कहता है शांत और गहरी आवाज में, ये यहाँ बेहोश हो गए थे इसीलिए मैंने इन्हें अपनी गोदी में उठा लिया। क्या आप इन्हें जानते हैं? युवराज की बात सुनकर श्री कहता है, जी हाँ, ये हमारा दोस्त है। युवराज कहता है, आप इनका बेड बताएं, मैं इन्हें वही लेटा दूंगा। युवराज के ये कहते ही बंटी कहता है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वो युवराज को अयांश के बैग की तरफ का रास्ता दिखाने लगते हैं। युवराज भी उन्हें फॉलो करने लगता है और उनके पीछे जाते हुए अयांश के बैग की तरफ आ जाता है। अयांश के बेड के पास आकर युवराज अयांश को बेड पर लेटाने के लिए झुकता ही है कि अयांश उसे टाइट पकड़ लेता है। जैसे ही युवराज की नजर अयांश के चेहरे की तरफ जाती है तो उसे अयांश की आंखों से आंसू की बूंदें गिरती हुई नजर आती हैं।
अयांश बहुत ज्यादा गोरा था, जिसे उसका चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, पर तभी अयांश बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट लग रहा था। अयांश को रोते देखकर युवराज उसे ध्यान से देखने लगता है कि तभी अयांश अचानक अपने दोनों हाथों को युवराज के गले में डालकर उसे गले लगा लेता है और धीरे धीरे रोते हुए कहता है, दादी माँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। मैं मानता हूँ कि सब मेरी गलती है, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। आप जैसा कहेंगी, जहाँ कहेंगी वही पढ़ाई करूंगा। पर प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाए। अयांश की बातें सुनकर युवराज तभी भी बिना भाव के वह खड़ा रहता है और तभी वो अपने एक हाथ अयांश के सर पर रखकर उसे तसल्ली देने लगता है। अयांश भी किसी टच महसूस होते ही शांत ही जाता है और कुछ मिनट के बाद अयांश युवराज के बाहों में ही सो जाता है। अयांश को हिलते न देखकर युवराज उसे आराम से बेड पर लेटा देता है और पीछे मुड़कर जाने ही लगता है कि अयांश उसका हाथ पकड़ लेता है। युवराज पीछे मुड़कर देखता है तो अयांश ने नींद में ही युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। इधर उनके पास खड़े मुंशी और वो तीनों उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। मुंशी जी तुरंत आकर युवराज से कहते हैं, बाबा हमें जाना होगा। आपके पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे। मुंशी जी की बात सुनकर श्री तुंत उनके पास आकर अयांश का हाथ युवराज के हाथ से अलग कर देता है। श्री कहता है, थैंक यू सो मच। अब हमें अयांश का ख्याल रख लेंगे। श्री के कहते ही युवराज अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से जाने लगता है कि तभी मुड़कर एक झलक अयांश को देखता है और फिर मुड़कर वहां से चला जाता है। इधर उसके जाने के बाद श्री एक ब्लेनेट लेकर उसके ऊपर उड़ा देता है। 2 घंटे बाद अंडस्को अयांश बेड पर बैठकर सामने पड़े कुछ डॉक्यूमेंट को घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, नहीं खुशी का नहीं दुखी का, वो शांत बैठा हुआ था। अयांश को ऐसे देखकर सामने खड़े उसके दोस्त और शर्मा आंटी और त्रिपाठी जी का परिवार दर्द में था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अयांश अब इतना शांत क्यों है। तभी वहां पर एक नर्स आती है और अयांश से कहती है, आप ये डॉक्यूमेंट जल्दी साइन कर सकते हैं, हमें आगे की फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी है। अयांश उनकी बात सुनकर बस हनन में जवाब दे देता है और पेन उठाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पर जल्दी जल्दी साइन करके पेन नीचे रख एक बेड पर लेट जाता है। अयांश लेटकर दूसरी साइड पलट जाता है जहां से उसे कोई देख न पाए। तभी उसकी आंखों से आंसू निकलकर नीचे गिर जाते हैं। प्रीव्यू अंडरस्को अयांश, मैंने तुम्हारा दादा हूँ और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जल्दी से अपना सारा सामान लो और मेरे साथ स्नेले की सिटी चलने की तैयारी करो। अब से तुम वही रहोगे और वही पढ़ाई करोगे। अयांश चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा निकल जाए मेरे घर से अभी की अभी। मैंने किसी को भी नहीं जानता हूँ। मेरा अगर कोई परिवार था तो वो बस मेरी दादी माँ थी और कोई नहीं। तो अच्छा होगा कि आप मुझे परेशान करना बंद करें और यहाँ से चले जाएं। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो अभी की अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। उनके मुंह से अपने पापा का नाम सुनकर अयांश हैरान रह जाता है और शांत पड़ जाता है। प्रीव्यू एंड्स हियर अंडरस्को अयांश जब हॉस्पिटल की लॉबी में बेहोश होने ही वाला था तभी वहां पर युवराज आ जाता है और अयांश को अपनी गोदी में उठाकर उसे अंदर ले जाने लगता है कि तभी उसे सामने से कुछ लड़के दौड़कर आते हुए नजर आते हैं। वो लड़के और कोई नहीं अयांश के दोस्त होते हैं। श्री के पूछने पर युवराज उसे सब बता देता है। श्री फिर युवराज को अयांश को उसके बेड तक ले जाने में मदद करता है। अयांश को वहां लेटाने के बाद युवराज वहां से चला जाता है। कुछ घंटों में जब अयांश को होश आता है, अयांश अब एकदम दांत होकर बैठ हुआ था और तभी एक नर्स आकर अयांश को कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को देती है। अयांश उन्हें लेकर जल्दी से साइन करके बेड पर लेट जाता है। अब आगे अंडरस्को अयांश को अपने बेड पर लेटा देखकर कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है और सभी वहां से चले जाते हैं। इधर युवराज हॉस्पिटल में के सबसे ऊपर फ्लोर पर बने ऑफिस के बाहर खड़ा होकर गेट नॉक करता है। गेट नॉक होते ही कुछ ही सेकंड्स में अंदर ऑफिस से एक शांत पर सीनियर आवाज आती है, अंदर आ जाओ। युवराज गेट को पुश करके अंदर जाता है तो सामने डेस्क पर उसके पिता राघवेंद्र सिंह बैठे हुए थे और कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे।
युवराज अंदर आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। राघवेंद्र जी बिना ऊपर की तरफ देख युवराज को एक कड़क आवाज में कहते हैं, मैंने तुम्हें अब्रॉड से इसलिए बुलाया है ताकि तुम फैमिली बिजनेस को थोड़ा समझ सको और अपने स्कूल के लास्ट 2 इयर्स तुम स्नेलेक सिटी के स्कूल में करोगे। आज तुम्हें व्हाइट ब्रिज हिल्स इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। तुम यहाँ बने घर पर जा सकते हो और कल तुम्हें स्नेलेक सिटी जाना है। युवराज टेडी स्माइल के साथ कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला, इसलिए 5 साल पहले मैं अब्रॉड चला गया था, पर आपने इस बार मुझे झूठ बोलकर बुलाया कि दादाजी की तबीयत खराब है। और कब तक झूठ कहने का इरादा है आपका मिस्टर सिंह? उद्धरण चिन्ह। युवराज की बात सुनकर राघवेंद्र सिंह अपनी जगह से उठते हैं और एक जोरदार थप्पड़ युवराज के चेहरे पर मार देते हैं। मिस्टर सिंह गुस्से से आंखें दिखाते हुए युवराज को कहते हैं, युवराज, ऐसे बात की जाती है अपने पिता से? क्या यही सिखाए हैं हमने तुम्हें? युवराज हंसते हुए कहता है, हो, आपने नहीं, आपने कुछ सिखाया ही कहा है डियर पिताजी। आपने सिर्फ पैसा कमाया है, कुछ सिखाया वो मुझे तो याद नहीं। मिस्टर सिंह युवराज की बात सुनकर गुस्से से एक और थप्पड़ युवराज के चेहरे पर मार देते हैं, जिससे युवराज का गाल लाल पड़ जाता है और उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगता है। मिस्टर सिंह कहते हैं, पता नहीं कैसा नकारा बेटा पैदा किया है तुम्हारी माँ ने, खुद तो मर गई। पर वो आगे कह पाते कि युवराज गुस्से से डेस्क पर अपने दोनों हाथों को मार देता है, जिसे वो कांच की टेबल तभी टूटकर चूर चूर हो जाती है। टेबल के टूटते ही मिस्टर सिंह की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तभी युवराज की आवाज उनके कानों में गूंज उठती है। युवराज गुस्से से उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, बस बस बहुत हुआ, आप अपनी इस गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। आपका बड़ा बेटा सुन सकता है, पर ये बेटा युवराज सिंह कभी भी नहीं। युवराज की इस हरकत को देखकर मिस्टर सिंह तुरंत मुंशी जी को आवाज लगाकर बुलाते हैं। गुस्से भरी आवाज में, मुंशी जी, मुंशी जी। तभी मुंशी जी जल्दी जल्दी केबिन के अंदर आते हैं और सामने का नजारा देखकर ज्यादा हैरान नहीं होते हैं। मुंशी जी सर झुकाकर कहते हैं, जी सर। मिस्टर सिंह कहते हैं, इस नालायक को मेरी नजरों से दूर ले जाए, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर सिंह की बात सुनकर मुंशी जी आगे कहने ही वाले होते, पर तभी युवराज कहता है, जा रहा हूँ, और सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरी कंट्री से। मैं यहाँ रुकने भी नहीं वाला। आप ही रहिए अपनी उस प्यारी से बीवी और अपने बच्चों के साथ। और हाँ, एक और बात, मैं चिराग को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वो अब और यहाँ रहकर आपके जुल्म नहीं सहेगा। युवराज ऐसा कहकर वहां से जाने ही लगता है कि तभी मिस्टर सिंह की आवाज उसके कानों में जाती है, मैं भी देखता हूँ कि तुम ऐसा कैसे करते हो। युवराज उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और आगे बढ़कर केबिन का डोर पुल करके बाहर निकाल जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर सिंह मुंशी जी से कहते हैं, पता नहीं ये लड़का अब्रॉड में पढ़ने गया था या बॉडी बनाने है। 18 साल का और लग रहा है 25 साल का। और पता करो इतनी ताकत कहाँ से आए इसके पास। मुंशी जी मिस्टर सिंह की बात सुनकर हैरान होते हुए कहते हैं, तो क्या अब मुझे ये पता लगा ना है कि युवराज बाबा ताकतवर कैसे बने? मुंशी जी की सार्कास्टिक बात सुनकर मिस्टर सिंह अपना सर हिलाने लगते हैं और उन्हें हाथ दिखाकर बाहर जाने के लिए कहते हैं। मुंशी जी उनकी बात समझकर बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही वो युवराज को यह वहां देखने लगते हैं कि तभी युवराज उन्हें लिफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आता है। वो भागकर उस तरफ जाते हैं और लिफ्ट बंद होने से पहले लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। मुंशी जी हौंकते हुए युवराज से कहते हैं, अरे बाबा, मेरा इंतजार तो करना था। मैं भी। वो आगे कुछ कह पाते कि उन्हें एक जोरदार आवाज आती है जो युवराज ने लिफ्ट की दीवार पर मारा था। युवराज गुस्से से कहता है, मुंशी जी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं आप पर कितना ज्यादा भरोसा करता हूँ, फिर भी। और आप जानते हैं ना, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। मुंशी जी कान पकड़ कर कहते हैं, बाबा मुझे मार कर दो। मुझे भी सच्ची में नहीं पता था कि बड़े मालिक बीमार नहीं हैं। मुझे अभी एक दिन पहले पता चला जब आप प्लेन में बैठ चुके थे। युवराज कहता है, ये सब पिताजी का किया कराया है, उनके अलावा नहीं। नहीं,
एक और हैं जो इन सब के पीछे बैठकर अपने मोहरे छोड़ा करती हैं। मुंशी जी सोचते हुए कहते हैं, कौन? बड़ी मालकिन। मुंशी जी का जवाब सुनकर युवराज उनकी तरफ एक शातिर स्माइल के साथ देखता है और कोई जवाब नहीं देता। मुंशी जी युवराज की स्माइल देखकर समझ जाते हैं कि तीर उन्होंने सही निशाने पर लगाया है। तभी मुंशी जी की नजर युवराज के होठ की तरफ जाती है जहां पर हल्की सी चोट लगी हुई थी। मुंशी जी कहते हैं, बाबा आपके गाल पूरे लाल लाल हैं और होठों से खून भी बह रहा है। चलिए पहले नीचे चलकर आपका फर्स्ट एड करवा लेते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। युवराज उन्हें माना करने ही वाला होता है पर तभी लिफ्ट इमरजेंसी फ्लो पर रुकती है और युवराज कुछ कह पाता कि उसे पहले ही मुंशी जी उसे पकड़कर इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाने लगते हैं। युवराज उन्हें कहता है, अरे वो सब तो ठीक है पर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्यों जा रहे हैं? हमें तो उस तरफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑप्ट में जाना चाहिए ना। मुझे कोई सीरियस इंजरीज नहीं है जो। उद्धरण चिन्ह। युवराज की बात सुनकर मुंशी जी अचानक रुक जाते हैं और यहाँ वहाँ देखते हुए कहते हैं, ओह ऐसा क्या? हमें क्या पता बेटा। अब अगर तुम बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता होगा? अब हम भी बूढ़े हो चुके हैं। युवराज उनकी बात सुनकर अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, आप अभी अच्छे से 45 के भी नहीं हुए हैं और अपने आप को बड़े बता रहे हैं। अजीब है आप मुंशी जी। मुंशी जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ उम्र से नहीं हुआ है पर दिमाग से जरूर ही गए हैं। अब देखो तुम्हारा ख्याल रखते रखते हमें कितने साल हो गए हैं। जब हम 18 साल के थे तब आए थे तुम्हारे घर, तुम्हारे दादा लेकर आए थे। मुंशी जी कहे जा रहे और युवराज तुरंत वहां से मौका देखकर ऑप्ट की तरफ चला जाता है। मुंशी जी जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता है। मुंशी जी अपने सर को पकड़कर कहते हैं, कितना समय हमने अपने बच्चों को नहीं दिया और इधर आप हैं कि हमें परेशान करने में लगे हुए हैं। आपको ढूंढने के लिए सीसीटीवी रूम में जाना होगा। इधर युवराज ऑप्ट वार्ड में आकर घूमने लगता है, तभी उसे एक बेड खाली दिखता है तो वो वहां जाकर बेड पर आकर बेड के आसपास लगे पर्दे लगा देता है और बेड पर आराम से लेट जाता है। युवराज आराम से लेटकर सोने ही वाला था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। युवराज को पहले समझ नहीं आता कि ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है पर तभी एक हवा का झोंका आता है और युवराज के राइट साइड लगा पर्दा उड़ने लगता है। युवराज पर्दा को पकड़कर सही करने वाला होता है कि तभी उसे सामने अपने पास वाले बेड पर वही लड़का नजर आता है। युवराज अयांश को देखकर उसमें ही खुजा जाता है। हवा से उड़ते हुए अयांश के बाल और उसकी बंद आंखों से दिखती उसकी लंबी लंबी पुलके युवराज को अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी। हवा का झोंका फिर आता है और पर्दा उड़कर युवराज की आंखों के सामने आ जाता है जिसे उसे अयांश का चेहरा नहीं दिख पाता तो युवराज तुरंत उस पर्दे को पकड़कर हलक सा साइड करके अयांश की तरफ ही पलटकर लेट जाता है और अयांश को देखने लगता है। अयांश नींद में ही रोए जा रहा था, उसकी आंखों से गिरता आंसू उसके हाथों पर गिर रहा था जो उसने अपने सर के नीचे दबा रखा था। युवराज अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ही अयांश को देखे जा रहा था। तभी उसके दिमाग में बातें चलने लगती हैं। युवराज अयांश को देखते हुए ही सोचता है, मिस्टर रैबिट आज तुमसे एक ही दिन में 2 बार मुलाकात हुई है और दोनों बार तुम मुझे रोते हुए ही मिले। क्या तुम मुस्कुराते नहीं हो रैबिट? ये कहने के बाद युवराज के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ जाती है और वो अचानक बेड से उठकर सामने लगे पर्दे को हवा में उड़ते हुए अयांश के बेड के पास आ जाता है। युवराज एक बार पूरी तरह से अयांश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और धीमी आवाज में कहता है, हनन तुम थोड़े पतले हो और कुछ ज्यादा ही गोरे। युवराज अपना एक हाथ अयांश के बालों में डालकर हाथ फेरते हुए नीचे झुकता है और अयांश के होठों पर एक लाइट किस कर देता है। युवराज किस करने के बाद सीधा खड़ा होता है और अपने होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हनन और तुम्हारे लिप्स बहुत क्यूट और प्लम्पी हैं। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो। युवराज ये कहने के बाद कहता है, बट अजीब बात यह है कि तुम मुझे बहुत पसंद आए। ऐसा कहकर वो अपने हाथ को अयांश के माथे पर फेरते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, तुमसे अगर फिर मुलाकात हुई तो तुम मुझसे बच नहीं सकते हो डियर रैबिट, इसलिए अच्छा हो कि तुम ना मिलो।
बाय रैबिट। ऐसा कहकर वो यांश के माथे पर किस करके पर्दा साइड करके वहां से चला जाता है।